हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। ठीक है, और आज मैं आपके बीच आया हूँ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, री एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो पूर्व में पूछे गए हैं और आप जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनका किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्या रोल होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखते हैं अपने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अंत तक देखें, और साथ ही यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करें। ठीक, और अपने दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मॉस किस किताब के लेखक कौन थे। ठीक है, तो ये पुस्तक दी है इनसाइड आईवी एंड रॉ। ठीक है, ये कह रहा है इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन ए दिया है हमारा अशोक चतुर्वेदी, बी दिया है विक्रम सूद, सी के शंकरन नायर, और डी के सी वर्मा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा ही, आप लोग बताएं इसका कौन सा इसका जो है वो सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भारत के भीतर दो तरह की खुफिया एजेंसी हैं। ठीक है, भारत के अंदर दो प्रकार की खुफिया एजेंसी हैं। एक तो है आईबी, ठीक है, एक है आईबी, और दूसरी है वो है हमारी रॉ। ठीक है, दूसरी कौन सी है, रॉ। आईबी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है। ये देश के आंतरिक जो खुफिया चीज़ें होती हैं उसके लिए। ठीक है, ठीक है, ये भारत के भीतर की खुफिया एजेंसी है। ठीक, इसके अलावा दूसरी है जी हमारी रॉ। ठीक, तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये जो खुफिया एजेंसी है ये बाहर मतलब भारत के, हमारे देश के जो बाहरी खुफिया जानकारी हैं उनसे रिलेटेड ये कार्य करती है। ठीक, रॉ। तो इनसाइड आईबी एंड रॉ की ये जो बुक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे कौन, ऑप्शन नंबर सी के शंकरन नायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी के शंकरन नायर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्तमान में जो अभी हमारा स्वरूप है, ठीक है, टैक्स लेने का, वो कैसा है, कौन सा है, जीएसटी वाला। ठीक है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक, इसमें हिंदी में इसको कहा जाता है, ठीक है, गुड्स यानी माल और सेवा कर, ये कंबाइंड कर दिया। इससे पहले जो टैक्स लगता था वो कैसा था, अलग अलग होता था। ठीक है, अलग अलग टैक्स लगता था। तो ये जो संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारा 101वां संशोधन। ठीक है, 101वां संशोधन हुआ ये 2014 में। ठीक है, 2014 में 101वां जो संशोधन है वो जीएसटी वाला ये हुआ था। इसके बाद 2016 में इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। 2016 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, और ये लागू कब हुआ था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, लगभग हर जो ये कहें कि हर मॉडल पेपर है उसमें ये हमें देखने को मिल जाता है। तो ये जो लागू हुआ था जीएसटी वो 1 जुलाई 2017 से हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से, और जो इसका विधेयक बना था वो 2014 में 101वां संविधान संशोधन ये हुआ था। चलिए अगला है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ट्रोजन हॉर्स, बी बाईयूर, सी डिडलिंग, और डी स्पैमिंग। ठीक,
तो जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर में उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ट्रोजन हॉर्स। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कैन, बी बेतवा, सी चंबल और डी कल्याणी। ठीक है, तो इनमें से कैन है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है, बेतवा भी है और चंबल भी है। ठीक है, ये तीनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर जो डी है कल्याणी नदी, ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये जो कल्याणी नदी है ये किसकी? ये गोमती नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की है ये गोमती नदी की। ठीक, चलिए अगला लेते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ऐसी मृदा है जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में पाई जाती है? ठीक है, पोटास की कमी वाली जो मृदा है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। ठीक है, 7 जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक, 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। उनमें से एक हमारा यहाँ पर दिया है महोबा। राइट आंसर क्या होगा? महोबा। ठीक है, महोबा के अलावा और कौन कौन से हैं? ठीक है, महोबा के अलावा देखा जाए तो एक बांदा है। ठीक है, बांदा आता है हमारा बुंदेलखंड में। झांसी आता है। ठीक है, बांदा हुआ, झांसी, जालौन। ठीक है, बांदा, झांसी, जालौन। इसके अलावा हमारा हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर के अलावा हमारा है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर, चित्रकूट। ठीक है, ललितपुर, चित्रकूट और एक हमारा जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में महोबा। ठीक है, ये हमारे यूपी के 7 ज़िले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो आप लोग इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ से उत्कीर्ण हुआ शेर का मुख है। ठीक है, ये कह रहा है इसको कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है? सुरक्षित रखा है या संरक्षित रखा है? तो ये जो रखा हुआ है वो रखा हमारा वाराणसी शहर में। ठीक है, कहाँ रखा है? वाराणसी शहर में एक जगह है, कौन सी? सारनाथ। कौन सी जगह है? सारनाथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ये जो रखा हुआ है ये सारनाथ में रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जयहोटी के नाम से भी जाना जाता था? ठीक है, तो चंदेल शासन के दौरान ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अवध, बी बुंदेलखंड, सी काशी और डी दोआब। तो जो क्षेत्र जीजक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था चंदेलों के टाइम में, उस स्थान का नाम है, उस क्षेत्र का नाम है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड को चंदेल शासन के समय जीजक भुक्ति, ठीक है, जीजक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा बी। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतीय हरिश्चंद्र थे। ठीक है, ये कह रहे वो कौन सी पत्रिका थी? ठीक है, कौन सी पत्रिका थी जो पहली महिला पत्रिका? ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश से ही क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। तो वो थी हमारी, वो पत्रिका है ऑप्शन नंबर ए बालबोधिनी। कौन सी है? बालबोधिनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालबोधिनी है। और इसका जो प्रकाशन होता था, मतलब इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था 1 जनवरी 1874 से हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1874 से हुआ था। ठीक है,
और कहाँ से होता था, इसका जो प्रकाशन होता था वो बनारस से होता था, ठीक है, वाराणसी से। वर्तमान में बनारस का नाम क्या है, वाराणसी है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न कह रहे हैं कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान जो हैं, इनायत खान उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट से संबंधित थे। कह रहे किस जिले से संबंधित थे, ऑप्शन ए एटा, बी इटावा, सी औरैया और डी फिरोजाबाद। तो जो इनायत खान थे, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, साथ में ये सितार वादन की क्या देते थे, शिक्षा भी देते थे, ठीक है, सितार वादन की शिक्षा भी देते थे। और इनका जो संबंध है वो किससे है, इटावा घराना से, ठीक है। तो ये कहाँ के हुए, इटावा के। राइट आंसर क्या होगा, बी इटावा। 12वां प्रश्न है, क्वेश्चन है हमारा, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी, ठीक, तीसरी बौद्ध परिषद, ठीक है, बौद्ध परिषद या बौद्ध संगतियाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमें कई सारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो प्रमुख कितनी बौद्ध, ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, ठीक है। पहली जो बौद्ध संगति थी, ठीक है, वो हुई थी प्रथम हमारी 483 BC में, ठीक। कब हुई थी, 483 BC में। और जो स्थान था इसका वो था राजगृह। किस स्थान पे हुई थी, राजगृह, ठीक। किसके शासनकाल में हुई थी ये भी पूछ लेते हैं। तो शासनकाल जो उस समय था वो था अजात शत्रु का, ठीक है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल के समय। दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो 383 BC में हुई थी, ठीक है। 383 BC में कहाँ पर, वैशाली में, ठीक है। स्थान क्या रहा इसका, वैशाली। और शासन किसका था, कालाशोक, कालाशोक का शासन था। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 251 BC में, ठीक है। कब हुई थी, 251 BC में। और जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसी का हमें स्थल बताना है। तो दूसरी जो हुई थी वो तीसरी हुई थी वो हुई थी अपनी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। और इस समय जो शासन था वो किसका था, अशोक के ये शासनकाल में हुई थी। इसके बाद एक और हुई है, चौथी बौद्ध संगति, पहली ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ पर, कुंडलवन में, ठीक, कुंडलवन इसका स्थान है। और इस समय जो शासन था वो था किसका, कनिष्क का। तो ये 4 हमारी बौद्ध संगतियाँ हैं, ठीक है। तीसरे का यहाँ पे अपन को पूछा गया है। तो तीसरी जो है हमारी वो कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पाटलिपुत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी कब, तो ये एक अधिनियम आया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था। कब आया था, ये आया था 1934 में, ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की क्या हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है, 1949 में। ये भी आप लोग याद रखना कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, वो हैं शक्तिकांत दास। चलिए अगला प्रश्न है कि चेमाचेरी कुन्नी रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं। चेमाचेरी कुन्नी रमण नायर, ठीक है, ये एक नर्तक हैं। ये कह रहे हैं इसमें से ये किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं। ऑप्शन ए है जो कथकली, बी मोहिनीअट्टम, सी भरतनाट्यम और डी जो है यक्षगान यहाँ पर हमें दिया गया है। तो चेमाचेरी कुन्नी रमण नायर जो हैं वो थे हमारे कौन सी, जो कथकली नृत्य की शैली है, ठीक है, इसके एक ये उल्लेखनीय नर्तक हैं, ठीक है। और जो कथकली है वो कहाँ का नृत्य है, जो कथकली है वो है केरल का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है, केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम,
ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल के हैं। भरतनाट्यम है जो वो है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। यक्षगान है ये कर्नाटका का, ठीक है। कहाँ का है ये कर्नाटका का है यक्षगान। और एक और है कत्थक, ठीक है। कत्थक और कथकली में कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को। कत्थक की जो नृत्य की शैली है वो है, कत्थक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कत्थक कहाँ का है, कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, और कथकली जो है केरला का, ठीक। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। फिर है क्वेश्चन कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अभी करंट में ये सीएए का मुद्दा भी चल रहा है, ठीक है। सीएए है जो अभी इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा सीएए लागू कर दिया है, और इसके तहत उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य जो आसपास के अपने देश हैं वहाँ से जो, ठीक है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ठीक है, मतलब मुस्लिम्स को छोड़कर जितने भी धर्म के जो शरणार्थी हैं उनको भारत में क्या दी जा रही है, इसके तहत नागरिकता दी जा रही है, ठीक है, सीएए के। तो ये कह रहे हैं कि जो नागरिकता का जो प्रावधान है वो कौन से भाग में है, ठीक है। नागरिकता का जो प्रावधान है वो कौन से भाग में है दोस्त, जो नागरिकता का प्रावधान है वो है हमारा संविधान के भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में जो है कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ये भी आपको याद रखना है। 22 भाग, 12 अनुसूची, ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूची। नेक्स्ट अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत ... वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16 और डी 17, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 वर्ष से कम बच्चों के, ठीक है। आप लोग साथ में पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है, शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चंस को काफ़ी डीपली चर्चा करके हम लोग करते हैं, तो आप लोग साथ पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया हमारा ए 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है, किसी भी कारखाने में काम करने के लिए क्या है वो परमिशन नहीं है, ठीक। तो ये आर्टिकल 24 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अनुच्छेद 67, बी अनुच्छेद 55, सी अनुच्छेद 51 और डी है जो अनुच्छेद 74। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है हमारा अनुच्छेद 55। कौन सा, आर्टिकल 55 में, ठीक है, और जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है, भाग 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है, यहाँ पर प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल 67 है, आर्टिकल 67 है, राइट आंसर है हमारा यहाँ पे 55। आर्टिकल 67 में किसके बारे में बात की गई है, इसमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में, ठीक है, पदावधि के बारे में इसमें बात की गई है। आर्टिकल जो 51 है, ठीक है, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में है, और आर्टिकल जो 74 है वो है हमारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 74, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, ठीक है, पहली लोकसभा के उपसभापति थे, ठीक। तो जो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, लोकसभा स्पीकर थे, वो कौन थे, पहले जो लोकसभा स्पीकर थे वो थे जीबी मावलंकर, ठीक है। कौन थे, जीबी मावलंकर, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्या, यहाँ पर पूछा गया है उपसभापति के बारे में, ठीक है।
हमें उपसभापति बताना है, पहली लोकसभा के उपसभापति, ठीक है। तो वो थे हमारे, राइट आंसर यहाँ पर होगा सी एम अनंत सैनम अयंगकर, सी एम अनंत सैनम अयंगकर, ठीक है। एम अनंत सैनम अयंगकर थे, वो हमारी पहली लोकसभा के उपसभापति थे। और जो वर्तमान में हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो कौन हैं? वो हैं ओम बिरला। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है ओम बिरला। चलिए 21वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 66 किससे संबंधित है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आर्टिकल 67 से संबंधित पढ़ा था, ठीक है। आर्टिकल 67 के बारे में पढ़ा था कि ये उपराष्ट्रपति की पदअवधि के बारे में, ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदअवधि के बारे में है, ठीक है। तो ये 66 के बाद वाला है, तो आप समझ जाइए कि जो 66 है वो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होगा, ठीक है। 66 काय में होगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल 66 है। कौन सा है? आर्टिकल जो 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ठीक है। चुनाव संबंधित प्रावधान है इसमें, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 22वां प्रश्न है कि सीरिया की राजधानी बताना है हमें। तो सीरिया की राजधानी है यहाँ पर हमारी, क्या है बताएं आप लोग? सीरिया की राजधानी है दमिश्क। राइट आंसर क्या होगा? बी, दमिश्क, ठीक है। और जो सीरिया की क्या बोलते हैं उसको, मुद्रा, ठीक है, सीरिया की मुद्रा है वो है सीरियन पाउंड, ठीक है। सीरिया की मुद्रा है वो है सीरियन पाउंड, ये भी आप याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा, ठीक है। म्यांमार जो है पहले इसका जो नाम था बर्मा, ठीक है। ये जब भारत में लगता था, ठीक है, तो इसको बर्मा नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये 1937 में अलग देश बना था, ठीक, अलग देश बना था। लेकिन वर्तमान में इसका जो नाम है वो है क्या है? म्यांमार। वर्तमान में इसका जो नाम है वो है म्यांमार। तो इसकी जो मुद्रा है बर्मा की जो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ए, क्यात होती है, ठीक है। क्या होती है? क्यात होती है। चलिए फिर है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कल हमने एशिया महाद्वीप के टॉप 3 की बात करी थी, ठीक है। एशिया महाद्वीप में नंबर 1 पे हमारा इंडिया आ गया है, ठीक है, भारत आ गया है। नंबर 2 पे हमारा, ठीक है, नंबर 2 पर था हमारा चाइना, ठीक है, नंबर 2 पर था हमारा चाइना था, ठीक। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि सबसे अधिक आबादी वाला अफ्रीका महाद्वीप में पूछ रहे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में हमारा है सबसे अधिक आबादी वाला है ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला है वो है नाइजीरिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर देश दिए गए हैं 4, ठीक। निम्न में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है, जो वन भूमि का क्षेत्रफल है वो कुल भूमि क्षेत्र के परसेंटेज के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा राइट आंसर बी, ठीक है, कनाडा। कनाडा जो है इसमें जो वन क्षेत्र है, ठीक है, कनाडा में जो वन भूमि है वो है 38.17%, ठीक है। कितनी है? 38.17%, ठीक। चलिए 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी गिरती है, कृष्णा गिरती है, गोदावरी भी गिरती है। तो इनमें से हमारी नर्मदा जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है,
नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट है, मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? ठीक है, ये मानवाधिकार कार्यकर्ती हैं कृति भारती जी। ये कह रहे हैं कि ये किस सामाजिक बुराई के बारे में अपनी लड़ाई लड़ रही हैं? तो ये जो लड़ती हैं वो लड़ती हैं बाल विवाह से संबंधित, ठीक है। जो हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा है भारत में, ठीक है, उससे संबंधित ये लड़ाई लड़ती हैं, ठीक। और बाल विवाह निषेध जो कानून है वो 2006 में बना था, ठीक है। बाल विवाह निषेध कानून है 2006 में बना था, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के को शादी के लिए अयोग्य माना जाता है, ठीक है। 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर ये एक फोर्स प्रदान की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। कह रहे हैं कि उसका नाम क्या है, उसका हमें नाम बताना है। तो उसका नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक पैंथर। क्या नाम है? ब्लैक पैंथर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्लैक पैंथर। चलिए अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ये। 1970, 1972, 1974 और 1976। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं शिमला समझौते के बारे में। क्या है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को क्या कर दिया था? पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी और उसको नानी याद दिला दी थी। भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। या यूं कहें कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने अपने जो उसका सेना का उनका हाई रैंक का ऑफिसर था उसी के साथ, ठीक है, जो उसको लीड कर रहा था, उन्होंने भारत की आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण, ठीक। तो ये जो आत्मसमर्पण हुआ था, तो फिर इसके लिए कब? 1972 में। 1972 में, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 1972 में कब? 1 नवंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो थे जुल्फ़िकार भुट्टो और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है, जिसे हम लोग शिमला समझौते के नाम से जानते थे। अच्छा, इस समझौते में क्या हुआ था? इस समझौते में ये हुआ था कि जो भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, ठीक है, ये हम लोग आपस में ही निपट लेंगे, ठीक, हम लोग आपस में निपट लेंगे। और जो कश्मीर का मुद्दा है, ठीक है, तो इसमें सहमति हुई थी कि कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान ने अपने हस्ताक्षर किए थे कि कश्मीर के मुद्दे को हम कभी भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको नहीं उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान कहाँ अपनी आदतों से बाज आने वाला है, ठीक है। पाकिस्तान सला चुरकुट ये बार बार क्या करता है? कश्मीर मुद्दे को जाके अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं उन पर ये उठाता है, ठीक है। तो ये जो शिमला समझौता है ये शिमला में हुआ था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में 1 नवंबर 1972 को हुआ था, ठीक है। ये आपको डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1972। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लगार्डे किस देश से संबंधित है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, ये है IMF, ठीक। तो उसकी जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टीना लगार्डे। क्रिस्टीना लगार्डे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी IMF की, वो हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कब हुई थी, ठीक।
और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये याद रखें कि IMF की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टीना लगार्डे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि वो कहाँ की रहने वाली हैं, जो क्रिस्टीना लगार्डे हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं दोस्त, वो हैं कहाँ की, फ्रांस की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, फ्रांस की रहने वाली हैं। 32वां क्वेश्चन, 32वां है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। सही बात है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ठीक, अपने खून में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनके कारण रक्त में क्या होता है, थक्का जमता है। तो उन थक्कों का जो गठन होता है वो, ठीक है, गठन करने वाली उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स, बी दिया है लिम्फोसाइट, सी मोनोसाइट और डी थ्रोम्बोसाइट, ठीक। तो जो थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होती हैं कोशिकाएं वो होती हैं हमारी थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है उनको, थ्रोम्बोसाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, रक्त का जो हमारे शरीर में कार्य होता है, क्या होता है, रक्त का जो कार्य होता है वो होता है पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना, साथ में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है। ये हमारे बॉडी में रक्त का कार्य होता है, ठीक है, ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान, जीवित जो प्राणी हैं उनमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि युग्मनज, बी भ्रूण, सी डिम्ब और डी शुक्राणु, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस दोनों नर और मादा का गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे हम लोग कहते हैं युग्मनज। राइट आंसर क्या होगा, ये युग्मनज, या इंग्लिश में इसको कहते हैं जाइगोट। इसी जाइगोट से हमारे किसका, भ्रूण का निर्माण होता है। जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। कितनी होती है, ए 72 से 80, बी 60 और 75, सी 90 और 120 और डी 80 और 120, ठीक है। ये किसकी कह रहे हैं, ये नाड़ी की धड़कन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाड़ी की जो धड़कन होती है ठीक है, तो जो एक वयस्क की जो सामान्य नाड़ी है वो है 1 मिनट में 60 से 100 बार, ठीक है। 60 से 100 बार इसकी जो सामान्य धड़कन होती है, ठीक है, मनुष्य की, ठीक। एक 60 से 100 बीट प्रति मिनट, ठीक। यदि किसी की 100 से ज़्यादा, यदि किसी व्यक्ति की 100 से ज़्यादा बार ये धड़कती है तो उसको टैचिकार्डिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैचिकार्डिया, ठीक। और यदि 60 से कम धड़के, और यदि 60 से कम धड़के तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। 60 से कम वाले को क्या कहते हैं, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। लेकिन जो औसतन होती है, ठीक है, औसतन दर होती है वो होती है हमारी यहाँ पर, राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 34 का 72 से 80 के बीच, ठीक है। कितनी होगी, 72 से 80 के बीच। राइट आंसर ए। चलिए, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जा सकता है, ठीक है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके, मतलब उसको गर्म करके भी नरम नहीं कर सकते, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, तो ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से ... मूत्र विसर्जित करता है। कितना करता है, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 1.2 लीटर, बी 2.5 लीटर, सी 3.0 लीटर और डी 1.8 लीटर। तो एक जो वयस्क इंसान होता है वो 24 घंटे में लगभग कितना, 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर, ठीक है, 1 लीटर से लगभग 1.25 लीटर तक जो है मूत्र का विसर्जन करता है, ठीक है। और पानी लगभग कितना पीता है, कम से कम हमें
24 घंटे में 2.25 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए, कम से कम, ठीक है। और यदि आपको स्वस्थ रहना है, आप चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो आपको ऑन एवरेज कम से कम 6-7 लीटर पानी पर डे का पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ... को घोषित किया था। योग दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 जून के दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें और भी डेट दी गई हैं, ठीक है। जैसे 21 मई है वो है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मई को, ठीक है। 25 जून को जो है 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में, ठीक है, इंटरनेशनल नाविक दिवस, ठीक। 25 मई मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। चलिए नेक्स्ट है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? विटामिन के आविष्कार के लिए, ठीक है। जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? मदद करता है। और इसका जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था, किसने किया था? इसका आविष्कार किया था डोएनजी एंड डैम ने, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? डोएनजी एंड डैम, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 1943 में तो इन्होंने इसकी खोज की थी। उन्नीस में ही दिया गया था, ठीक है। 1943 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार जो बंटने शुरू हुए थे वो हुए थे 1901 से। कब से हुए थे? 1901 से, ठीक है। तो इसी के साथ अब ये हमारे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट करके हमें बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अपनी जारी रखें, ठीक है, और साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। खुश रहिए, ठीक है।